गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमारी हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, उसमें हमारा 6 चैप्टर्स तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा 7 चैप्टर है। इसके बाद 1-2 चैप्टर्स और बचेंगे, फिर ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही हमने एक पॉलिटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर ली है। उसकी चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसको अगर इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख लेना, जिसको देखना हो। और टेलीग्राम चैनल है, उसमें लिंक भेज दूँगी मैं। जो पूरी बुक का पीडीएफ मैंने उसमें डाल दिया है, ओल्ड एनसीईआरटी और क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी भी डाल दी है। उसके अलावा सभी स्टैंडर्ड्स बुक्स वगैरह भी उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 गुप्त काल। इसके बारे में हम गुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मौर्यों के बाद के काल में यवन, यूनानी, रोमनों और पश्चिम एशिया के निवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला भारतीय नाम कुषाण, शक आदि विदेशी लोग भारत में आए। वे भारत में बस गए, इसलिए कुछ समय बाद वे विदेशी नहीं रह गए। उन्होंने अपने को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बना लिया। साथ ही भारतीय संस्कृति में उन्होंने अपनी ओर से कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी। ऐसा प्रायः उन सभी नए लोगों के साथ हुआ जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में आकर बस गए। ईसा की 4वीं सदी में एक नए भारतीय राजवंश का उदय हुआ, जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर विशाल राज्य की स्थापना की। यह था गुप्त राजवंश, जिसका शासन 200 साल से अधिक समय तक कायम रहा। इस युग में भारतीय संस्कृति की उन कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहा जिनकी शुरुआत पहले के युग में हुई थी। गुप्त सम्राट न केवल शक्तिशाली नरेश थे, बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। इन सब में भारतीय संस्कृति ने अपना योगदान दिया। इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी जनजाति की पूर्वोत्तर भारत में अब भी प्रतिष्ठा थी। चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने साकेत, वर्तमान अयोध्या का प्रदेश, प्रयाग, इलाहाबाद और मगध पर शासन किया। एक बार फिर मगध उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो गया। इसे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। समुद्रगुप्त। एक अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। यह अभिलेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि ने इस अभिलेख की रचना की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा महत्व है। यह इलाहाबाद के किले में खड़ा है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना लेख खुदवाया था। बाद में समुद्रगुप्त से संबंधित लेख भी इसी पर खुदवा दिए गए और बाद में एक मुगल लेख भी इसी स्तंभ पर खोदा गया। समुद्रगुप्त ने अपने पिता के उत्तराधिकार में राज्य प्राप्त किया था। राजा बनने पर वह दिग्विजय के लिए निकला। अपने लंबे अभियान ने उससे भारत के विभिन्न भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के चारों राजाओं को हराया और आजकल दिल्ली के प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। उसने दक्कन और दक्षिण भारत में कई राजाओं से युद्ध किया, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राजाओं से। उसने पूर्वी भारत के राजाओं पर चढ़ाई की और अरण्य प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर बनाया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल और उत्तर भारत के राजाओं से, राजस्थान के 9 गणराज्यों से, कुषाण राजाओं से, श्रीलंका के राजा और शायद सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तट के द्वीपों से भी वसूल किए। परंतु मौर्य राजाओं की तुलना में गुप्त राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम क्षेत्र पर था। कर देने वाले राजा गुप्त शासन के सीधे अधीन नहीं थे। दक्षिण के राजा जल्दी ही गुप्त शासन से अलग हो गए। पश्चिम में शकों ने नया खतरा खड़ा कर दिया। इस तरह गुप्त साम्राज्य प्रमुखतः उत्तर भारत तक ही सीमित था और उतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सिक्का है जिस पर वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके उनसे विजय प्राप्त की। उसने दक्कन और दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंधों के जरिए मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध दक्कन के वाकाटक राज्य से था। विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे अधिक स्मरण किया गया है। उन दिनों राजा यदि किसी दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से प्रसन्न होता तो उन्हें राजाश्रय मिलता।
था, पर चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात पर गर्व था कि उसने दरबार के देश के सबसे बुद्धिमान कुछ पंडित मौजूद। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के कई शासक कमज़ोर निकले। मध्य एशिया में हुणों ने उत्तर की ओर से आक्रमण करके उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। हुण खाना बदोश लोग थे। उन्होंने चीन पर हमला करने की कोशिश की, परंतु पराजित हुए, इसलिए वह मध्य एशिया में फैल गए। भारत की दौलत के बारे में सुनकर उन्होंने 5वीं सदी ईसा की में उत्तर भारत पर हमला किया। उनके लगातार के हमलों के कारण गुप्तों की शक्ति क्षीण हो गई और अंत में हुण पंजाब तथा कश्मीर के शासक बन गए। करीब 100 साल तक हुण शक्तिशाली बने रहे। उसके बाद उनकी शक्ति क्षीण हो गई, परंतु तब तक उनमें से बहुत से भारत में स्थायी रूप से बस गए और भारतीय जन समुदाय का अंग बन गए। गुप्तों की शासन व्यवस्था। गुप्तों की शासन व्यवस्था मौर्यों की शासन व्यवस्था से भिन्न थी। प्रांतों के शासक गवर्नर मौर्य काल की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए अपने हर काम के लिए वे राजा की अनुमति नहीं लेते थे। प्रांत जिलों में बांटे गए थे और जिलों के लोगों को कहा जाता था कि वे शासन व्यवस्था में मदद करें। गवर्नर को सलाह देने के लिए जिला समितियां थीं और इन समितियों में केवल शासन के अधिकारी ही नहीं बल्कि शहरों के नागरिक भी शामिल थे। पाटलिपुत्र एक वैभवशाली बड़ा नगर था। गुप्त शासन के बहुत अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था, लेकिन परवर्ती शासकों के समय में यह प्रथा बदल गई। नगद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों को उनके वेतन के बराबर भूमि से राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा। अधिकारियों को वेतन नगद के रूप में न देकर जागीर के रूप में देने का परिणाम यह हुआ कि राजा का उन पर उतना अधिकार नहीं रहा जितना कि मौर्य सम्राटों का अपने अधिकारियों पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक कमज़ोर साबित हुए तो दूर के कुछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। जब गुप्त साम्राज्य भंग हुआ तो इन गवर्नरों ने अपने अपने छोटे प्रांतों का राजा घोषित कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इनके जनजीवन के बारे में, कैसा समाज था, कैसे व्यापार करते थे, कैसा धर्म मानते थे, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो समाज कैसा था। कुषाणों के समय भारत के बौद्ध धर्म प्रचारक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में सक्रिय रहे और चीन तक भी पहुँचे। जब चीनी लोगों की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ी तो उनके कुछ विद्वानों की भारत में उपलब्ध मूल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा हुई। इन चीनी विद्वानों में एक था फाहियान, नाम सुना ही होगा सबने। वो था चीनी विद्वानों में एक फाहियान। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी डेजर्ट तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। ये गोबी डेजर्ट चीन में है, जहाँ पर चीन की जो सभ्यता है, जैसे हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है, थार का मरुस्थल है, वैसे ही वहाँ पर गोबी मरुस्थल है। पार करके भारत पहुंचा। वह भारत के विभिन्न बौद्ध विहारों में कई साल तक रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकों को इकट्ठा की। चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा। फाहियान के इस विवरण में गुप्तकालीन जीवन के बारे में हमें बड़ी उपयोगी जानकारी मिलती है। फाहियान लिखता है कि बौद्ध तथा ब्राह्मण आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं। उसने भारत की धन दौलत और समृद्धि को पूरी प्रशंसा की। लोग कानून का पालन करने लगे और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे। गांवों की संख्या बहुत अधिक थी। कृषि भूमि के करों से राज्य को आमदनी होती थी। फाहियान के अनुसार अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु इस काल के अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी खाया जाता था। समाज जातियों में बटा था, क्योंकि जातियाँ तो वैदिक संस्कृति से आई गई थी, उत्तर वैदिक काल से। अधिकतर जातियाँ आपस में मेल जोल में रहती थी, परंतु नगरों में ऐसा वर्ग भी था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग थे अछूत, और उसमें भी किसको मानते थे? सबसे 4th ग्रेड वाली जाति को, 4th नंबर पे जो जाति मानी जाती थी। उन्हें बाकी नगरवासियों से दूर नगर के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें अपना अपवित्र माना जाता कि उच्च जातियों के लोग उनकी तरफ देखना तक ठीक नहीं समझते। गुप्तकालीन समाज के बारे में यह निश्चय ही एक बुरी बात थी। दूसरे मनुष्य के प्रति इतनी निर्दयता एक गंभीर दोष था। ये वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका हम व्यापार से नेक्स्ट पार्ट पर ले चलते हैं। और गुप्त काल का फर्स्ट पार्ट ये हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर इसके जो जनजीवन में व्यापार है, धर्म है, इन चीज़ को देख लेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। और इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के बायो में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है। इसी के साथ एक पॉलिटिक NCERT चल रही है, अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हैं आप।
उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2। इसके बाद 1-2 चैप्टर्स और बच रहे हैं, फिर हमारी एक पूरी ओल्ड एनसीईआरटी ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।